नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप देख ही रहे हैं कि एक एक सीट के लिए कितनी मारामारी हो रही है, वैकेंसी के लिए कितनी मारामारी हो रही है, धरने लगातार जारी हैं। जो पेपर एक शिफ्ट में होने वाले हैं उनको 2 शिफ्ट में बदला जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं रुझान बहुत ज़्यादा है दोस्त। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सफलता की राह में पीछे छूट जाए, इसीलिए हम आपके लिए लगातार बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका जो परिश्रम है वह सार्थक हो और सही दिशा में हो। तो आइए दोस्त, कुछ दिन के लिए 1 या 2 दिन मेरा सेशन नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य आ जाते हैं जिसमें जाना पड़ता है। तो आइए आपका समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए सेशन। और सेशन में आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, थोड़ा सा इसे कम कर लिया जाए पहले। सेशन में आप लोग जानते ही हैं इस समय क्या चल रहा है। आपके सेशन में प्रैक्टिस सेट चल रहा है संस्कृत का। संस्कृत के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको लगभग 14 सेट हल करवा दिए हैं, जिसमें आपको गद्यांश पद्यांश के साथ शिक्षण भी है। तो आज देखिए दोस्त, शिक्षण का होगा। और हाँ, साथ ही साथ आपको गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा भी है आज, तो दिन बहुत ही अच्छा है। तो दिन अच्छा है, लेकिन उसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। और एक ही रास्ता है उसके लिए, वो है कठिन परिश्रम, लगातार मेहनत, और वो भी सही दिशा में। सही दिशा में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको सफलता निश्चित है। तो आइए दोस्त, देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं जब तक पेन ले रहा हूं तब तक आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, जरा जल्दी से बताइएगा। चलिए, पेन हमारा आ गया, हम इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, तब तक आप जवाब देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए जल्दी से जवाब दीजिए। हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा ताकि आपको विजुअल सही तरीके से हो, विजुअलिटी कहीं कम ना हो। लीजिए, ये रहा। तो ऊपर लिखा हुआ है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, यानी कि हमारा चैनल जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस समय मोनेटाइज भी हो चुका है आप लोगों के सहयोग से और हमारी टीम के अथक प्रयास से। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट किया कीजिए जिससे प्रश्न हल हो जाए, और लाइक तो बनता ही है। ठीक है दोस्त, पूर्णतः निःशुल्क बस आपके लिए। मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी। आइए शुरू किया जाए। देखिए, रटन अभ्यास कारणेन, रटन अभ्यास कारणेन, मैंने पहले ही बताया है कि जहां पे रटना आए तो ये आपका जो शब्द है ये खुद में ही नकारात्मक है। बच्चों को कभी भी आप रटने का कारण नहीं बताएंगे कि रटने, अगर आप कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चे को तो रटना इग्नोर करने की बात हमेशा करें। ठीक, चलिए। तो इसमें कह रहा है कि रटन अभ्यास कारण, रटने के अभ्यास के कारण विद्यार्थी में कौन से विकास की क्षति होती है, विद्यार्थी के किस विकास की क्षति होती है, पूरा पढ़ेंगे। तो रटन अभ्यास कारण विद्यार्थी नाम विकासे कीदृश क्षति भवति, लॉस होता है, क्षति होती है, कमी आती है। तो किसमें कमी आती है दोस्त, तो इसमें से प्रश्न आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। कक्षाया अध्ययन ते दूरी करता नहीं, ये वाला तो सटीक नहीं बनेगा। ते अध्ययन उपरि समुचित ध्यानम दातुम अशक्ता भवन्ति, मतलब अध्ययन के समय वह समुचित ध्यान, मतलब अपना उचित ध्यान कक्षा में नहीं बनाएंगे। और जब कक्षा में उचित ध्यान नहीं बनाएंगे, रटने पर विश्वास करेंगे दोस्त, तो उनके जो कक्षा में है, कक्षा उनकी क्या होगी, सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, किसमें, कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। आनंद पूर्वक सीखने की बात उनकी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। सृजनात्मक विकास उनका रुक जाएगा, रचनात्मक विकास बच्चों का रुक जाएगा। और जब बच्चों का सृजनात्मक और रचनात्मक विकास रुक जाएगा दोस्त, तो ये सबसे बड़ी क्षति होती है।
तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मेरी दृष्टि से तो आपका ये वाला, मेरे अनुमान से, मेरे अनुभव से ये सही हो जाएगा। बाकी आपका अगर कुछ दूसरा लग रहा है तो आप लगाइए और फिर उसका क्या कीजिए, आप अवलोकन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वह सही है या गलत। ठीक है, तो चलिए इसका पहले प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? तो पहले प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। ये रहा आपके सामने, ये रहा प्रश्न दूसरा आपके सामने। ठीक, ये रहा, लीजिए प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने। भाषा शिक्षण संदर्भ आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। आगमन पद्धति कहते हैं ना, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति, आगमनात्मक शिक्षण और निगमनात्मक शिक्षण क्या होता है? तो मैं दोनों का बता दे रहा हूं और उसके बाद आप समझते रहिएगा कि क्या होता है इसमें। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं तो मुझे जगह मिल जाएगी लिखने का, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख दूंगा कि क्या होता है आगमन पद्धति क्या होता है और निगमन पद्धति क्या होता है। आगमन और निगमन दोनों में, निगमन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों से ही बढ़िया ज्ञान होता है। एक प्राथमिक स्तर पर होता है, एक थोड़ा सा उच्च स्तर पर होता है। तो आगमन का मतलब देखिए आगे, आगमन का मतलब आगे, आगमन का मतलब क्या हुआ? आगे, आगे यानी कि पहले, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाए, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाए, पहले उदाहरण फिर नियम की बात की जाए, की बात की जाती है, की जाती है, उसे आगमन विधि या आगमन पद्धति कहते हैं या आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। निगमनात्मक क्या हुआ? तो इसी का सेम उल्टा, नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है नियम, नी का मतलब नियम। तो पहले नियम, पहले क्या है? नियम, पहले नियम पर बात करते हैं, पहले नियम बाद में, पहले नियम बाद में उदाहरण, पहले नियम बाद में उदाहरण की बात करते हैं, की बात करते हैं, किसमें? इसमें करते हैं। ठीक, अब इसमें आपको समझ में आया, जैसे मैं आपको हाथी के बारे में पढ़ा रहा हूं तो हाथी का पहले उदाहरण दे दूंगा, हाथी के बारे में पढ़ा रहा हूं तो पहले हाथी का उदाहरण दूंगा, फिर उसके बारे में बताना शुरू करूंगा। और ये जो नियम निगमनात्मक है ये परंपरागत पद्धति कहलाती है, परंपरागत पद्धति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? परंपरागत, रूढ़िवादी पद्धति, एक मिनट, रूढ़िवादी पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, तो माफी चाहेंगे, क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, उसे क्लियर किया जा रहा था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो आ गए फिर से। तो देखिए आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण दीजिए, किसी भी चीज को पढ़ाइए, जैसे आप दोहा पढ़ा रहे हैं तो पहले एक दो दोहा बोल दीजिए कि दोहा ऐसे होता है, फिर उसके गुण के बारे में बताइए, फिर उसके गुणों के बारे में बताइए। अगर निगमनात्मक यानी परंपरागत यानी कि रूढ़िवादी पद्धति पर चल रहे हैं तो आप पहले उसका नियम बताएं, कोई भी चीज बता रहे हैं, जैसे वर्ण बता रहे हैं आप,
क्या बता रहे हैं? वर्ड। तो वर्ड की सबसे पहले आप परिभाषा बताएंगे, परिभाषा बताने के बाद वर्णों का ज्ञान कराएंगे। जैसे कि अभी है तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण या अक्षर कहते हैं। नियम हमने बता दिया। उसके बाद आपको बताएंगे कि जैसे क है, ख है, तो ये क्या है? वर्ण है। तो ये हमने नियम बताया, नियम बताने के बाद उदाहरण बताया आपको। तो ये होता है निगमनात्मक पद्धति। और आगमनात्मक पद्धति क्या है? तो यही पहले हमने क ख ग आपको पढ़ा दिया कि ये चीजें हमारे क्या है? वर्ण है। अब वर्णों की परिभाषा उसके बाद बताएं आपको। तो ये होता है आगमनात्मक पद्धति। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये हुआ। तो अब चलते हैं इसके गुण पर। ये देखिए इसमें क्या बताना है आपको, क्या लाभ होता है। तो इसमें लाभ आपको इसके अनुसार देखना पड़ेगा, इसके विकल्प के अनुसार। तो कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा में अनुशासन बना रहता है। ठीक, विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पठित शक्नोति, शक्नोति होगा, शक्नोत नहीं होगा, ये क्या है? शक्नोति। ठीक, शक्नोति, ठीक ना, शक्नोति। तो विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ सकता है, अधिक ज्ञान ले सकता है। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है इसमें। ठीक। और विद्यार्थी न रटनाभ्यास न कुर्वन्ति, विद्यार्थियों को रटने से बच जाते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं वो रटने से बच जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा हमें लग रहा है वह आपका क्या बन जाएगा कि विद्यार्थी न रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। क्या लग रहा है? तो विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप क्या करते हैं, जब आप आगमन पद्धति यानी कि पहले उदाहरण दे रहे हैं फिर नियम बता रहे हैं, तो बच्चों को समझ में आ जाता है इससे। तो बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रहा आपका राइट आंसर। तो इसमें अनुशासन रक्षितम भवति, अनुशासन रक्षितम भवति, अनुशासन बनाकर आप क्या करेंगे जब बच्चों को समझ में नहीं आएगा? कम समय में अधिक ज्ञान लेना, कम समय में अधिक ज्ञान लेना। प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है। जब आप पहले उदाहरण और बाद में नियम पढ़ाएंगे ना तो उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे चलें, रटने से बचाया जा सकता है। ठीक, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यम अस्ति। इसमें से कौन सा माध्यम है, कौन सा माध्यम है? देखिए जो अपने अभिव्यक्ति माध्यम से, भाषा के अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वमत व्यक्तीकरण से अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? क्या प्रचार है? क्या प्रचार है? क्या प्रचार है? क्या संग्रह है? क्या विनिमय है? क्या इनमें से सभी है? ठीक है, अब इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन ज्यादा सटीक और सही है। जल्दी से बताइएगा। प्रचार का माध्यम है, संग्रह का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, या फिर उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बताइएगा। तो विनिमय जो होता है इसमें दोस्त ना, विनिमय सबसे अच्छा माध्यम है। विनिमय क्या है? सर्वश्रेष्ठम पूछा है उसने, सर्वश्रेष्ठम में तीनों थोड़ी हो सकता है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठम उसने पूछा है, तो ये एक ऑप्शन आपका कट गया। सर्वश्रेष्ठम का मतलब होता है कि जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो आप एक तो लगा ही नहीं सकते, सबको नहीं कह सकते। सर्वश्रेष्ठ का मतलब कोई एक होगा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होगा? कोई एक होगा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब कोई एक, तो उपयुक्त में से सभी कट गया। प्रचार का माध्यम है लेकिन पूरा सही नहीं है, कलेक्शन भी नहीं है। विनिमय जो है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना।
आदान प्रदान करना। अब ये बताइए, विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो उसमें आप अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का यही माध्यम होता है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट कर पाना किसी के समक्ष। जब तक आप उससे सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने विचारों को सही तरीके से उसके समक्ष प्रकट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है, हाँ तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 4। भारतीय छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। तो बताइए, इसमें से महती आवश्यकता अस्ति, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे दोस्त भारतीय छात्रों को? तो इसमें से बताइएगा, क्या मातृभाषा की, क्या मातृभाषा की, क्या मातृभाषा के साथ प्रादेशिक भाषा की, क्या मातृभाषा के साथ आंग्ल भाषा की, क्या इनमें से तीनों भाषाओं की? तीसरे मतलब तीनों भाषाओं की। ठीक है, तो अब आप जानते होंगे त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक मातृभाषा है आपकी, एक आपकी क्या है? मातृभाषा है। मातृभाषा के साथ प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा का मतलब आपका क्या हो गया? प्रादेशिक भाषा के साथ मतलब क्या हो गया आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका हिंदी भाषा, हिंदी भाषा हो गई। अब उसके बाद तीसरी भाषा मैंने बताया है आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा। 3 भाषाओं को इसमें लिया गया है, कोठारी आयोग के द्वारा लिया गया, कोठारी आयोग के द्वारा लिया गया है। मैंने आपसे सत्र पूछा था, सत्र अभी तक सही से किसी का कमेंट नहीं मिला है मुझे। ठीक है, तो चलिए इसमें से क्या तीनों भाषाएं? तो हाँ, तीनों भाषाएं। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से यदि बच्चा सीख रहा है तो वह सबसे अच्छी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला ये रहा, अभिव्याप्य, अभिव्याप्य इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षणे एवं एक समस्या अस्ति, एवं एक समस्या अस्ति। समस्या, अच्छा एका समस्या, क्या ये एक समस्या है? किसमें समस्या है जरा बताइएगा। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेद, रुचि में भेद होता है। ठीक है, अभिव्याप्य इंक्लूसिव में समावेशी शिक्षा, इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो एक समस्या, समस्या क्या होती है इसमें से? उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण विकास अनुकूलताया असमर्थाम। ठीक है, तो इस जब ये इंक्लूसिव शिक्षा की बात होती है तो इसमें से क्या होता है बताइए, क्या समस्या उत्पन्न करता है? उपयुक्त अधिगम समग्र अभाव, सबको उपयुक्त अधिगम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? इसमें से 4 ऑप्शन, चारों में से आपको एक विकल्प करना है, जल्दी से कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूँ। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से कौन सा इसमें से? चलिए इसका ऑप्शन आप करते रहिए, मैं इसको आगे आपके दे रहा हूँ। हाँ, इसका ऑप्शन आप लोग करते रहिए, एक आपके लिए कमेंट दे रहा हूँ। प्रश्न अच्छा है, इंक्लूसिव है, समावेशी है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मैं आपको महत्व दे रहा हूँ। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताते रहिए, तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता। लीजिए आगे आपका अगला प्रश्न। चलिए, पहली बार मैंने कोई प्रश्न दिया है, जल्दी से बताइएगा। अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी ज्ञान लक्ष्य के अन्यतम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? तो इसमें से मेरे देखने में क्या हो जाएगा कि उच्चारण से ज्ञानार्जनम, उच्चारण से ज्ञानार्जनम। ठीक है, उच्चारण से ज्ञानार्जनम, ये अन्य नहीं है, इससे अन्य नहीं है ये क्योंकि जो मातृभाषा है वो क्या है दोस्त?
तो वो सहजिक भाषा है। मातृभाषा क्या है? सहजिक भाषा है। ठीक है, तो जो सहजिक भाषा यानी स्वाभाविक भाषा है, उसमें आप बताइए उच्चारण संबंधी जो कहाँ समस्या आने वाली है, वो तो आपको स्वतः ही अपने आप ही क्या होती है, आ जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। तो बताइए इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति में शामिल है? कौन सी शिक्षण पद्धति में शामिल है? टीचिंग मेथड में शामिल है कौन सी पद्धति? क्या चयन पद्धति है? क्या रुचि पद्धति है? क्या प्रेरणा पद्धति है? क्या उपयुक्त में से सभी है? इसने पूछा है शिक्षण पद्धति में कौन से शामिल है, इसमें से किसे शिक्षण पद्धति में लिया जा सकता है? तो दोस्त चयन पद्धति भी है, रुचि पद्धति भी है, प्रेरणा पद्धति भी है, और ये उपयुक्त में से सभी कह सकते हैं। सिलेक्शन पद्धति और इंटरेस्ट तो भाई सबसे बढ़िया है, और उसके बाद प्रेरणा पद्धति ये भी बढ़िया है, दोनों के दोनों बढ़िया है। चयनात्मक भाई चयन तो जरूरी होता है ना। आप अगर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक का चयन नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? एक चीज यहाँ से पढ़ाएंगे, एक चीज अंबारी से, तो एक चीज लखनऊ से, एक चीज इलाहाबाद से, नहीं, आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, बिना चयन करे आप सही से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये देखिए शिक्षण पद्धति की बात है तो इसमें से सभी की बात होगी। ठीक, ये रहा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, लीजिए आगे। चलिए बताइए इसमें से भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति। किसमें उपयुक्त होता है दोस्त? क्या शुद्ध उच्चारणार्थम में, क्या शुद्ध पठनार्थम में, क्या शुद्ध लेखनार्थम में? ठीक है, भाषा शिक्षण के समय दृश्य शब्द सामग्री जो है वो किसमें उपयुक्त होता है? तो किसमें उपयुक्त होता है मेरे दोस्त? क्या न कथनचित, मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन होगा दोस्त? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भाषा शिक्षण के समय दृश्य शब्द सामग्री होती है वो, अब बताइए भाषा शिक्षण की बात आ रही है, भाषा शिक्षण की बात आ रही है, तो उसमें भाषा शिक्षण के समय शुद्ध उच्चारण नहीं देखा जाता है, शुद्ध उच्चारणार्थम नहीं देखा जाता है, पठनार्थम नहीं देखा जाता है, लेखनार्थम भी नहीं देखा जाता है। इसमें से इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से इनको, इसीलिए जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा दोस्त? वो बन जाएगा न कथनचित। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण पद्धति रेमेडियल टीचिंग, यही है ना? हाँ, रेमेडियल टीचिंग। कोचिंग नहीं मेरे दोस्त, ये कोचिंग नहीं है, ये है आपका टीचिंग। ये क्या है आपका? टीचिंग है। ठीक है, टीचिंग हो गया, टीचिंग हो गया। ठीक है, तो ये टीचिंग है, कोचिंग नहीं है। तो कोचिंग कौन सी है? कोचिंग किसे कहेंगे? तो कोचिंग कहेंगे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, लीजिए उपचारात्मक कौशल क्या होता है और निदानात्मक कौशल क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यहाँ पे देखिए आपके सामने है। अगर दोनों बताना चाहूँ तो दोनों बता दूं कि क्या होता है। समस्या समाधान साफल्य प्राप्ति। ये देखिए उत्तर ही मिल गया हमको। तो उपचारात्मक क्या होता है और निदानात्मक क्या होता है? डायग्नोस्टिक क्या होता है? निगमनात्मक। तो निगमनात्मक नहीं है दोस्त, निदानात्मक है यार, ये तो दूसरा हो गया, पूरा उड़ा दे रहे हैं। उपचारात्मक एक हो गया और दूसरा होता है निदानात्मक। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। ठीक, रेमेडियल तो ऊपर है, रेमेडियल का मतलब होता है, अब ये देखिए निदानात्मक का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना। ठीक, और उपचारात्मक का मतलब होता है समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना। ठीक, तो दोनों में समझ में आया क्या? जैसे आप जाते हैं किसी ब्लड टेस्ट करवाने, तो ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं आपके शरीर में कौन सी समस्या है, रोगों का पता, दोषों का पता चलता है।
तो वो होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर पर आप जाते हैं वो होता है निदानात्मक, ठीक है, वो होता है क्या, निदान, वो क्या होता है, निदान सेंटर, निदान सेंटर होता है, निदान केंद्र होता है। तो निदान केंद्र में आपको समस्याओं का पता चलता है, क्या होता है, समस्याओं का पता चलता है, तब आप वहां से अपना जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट का मतलब आपका क्या होता है, वो क्या होता है भाई, मैं तो भूल गया, क्या होता है वो जो आप चेक करवाते हैं उसके बाद जो आपका फाइल निकल के आता है सामने, उसको क्या कहते हैं, वही जो कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसके अनुसार तब क्या करता है, उसका समाधान करता है। उसका समाधान करने का मतलब उपचार करता है, क्या करता है, उपचार करता है। मतलब बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, कौन सा दोष है, कौन सा अवगुण है, किस कारण से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, इसका पता लगाना निदान होता है। और उसका समाधान करना मतलब उस समस्या को निकाल फेंकना, वही होता है उपचारात्मक शिक्षण। आशा करते हैं आपको निदानात्मक और ये दोनों समझ में आया होगा। आगमन और निगमन पद्धति जो थी मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से मैं एक एक नियम को आपके सामने रखता चल रहा हूं और आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, ठीक है, सफलता प्राप्त करना, समस्या समाधान में सफलता प्राप्त करना मतलब समस्या का समाधान कर देना, सीधी सीधी बात है इसका, समस्या का समाधान कर देना, यही है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक। ये रहा, यदा छात्रा विरामाद चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा। हाँ, तो इसमें बताइए बढ़िया सा प्रश्न है, यदि कोई छात्र, यदि छात्र जो है, यदि जो बालक हैं, यदि जो आपके स्टूडेंट हैं, वह विराम आदि चिन्हों में कुशलता हासिल कर लिए हैं, विराम आदि चिन्हों में कुशलता हासिल कर लिए हैं, तो बताइए वह क्या कहे, शिक्षिता भवति तदा, तब वह क्या होगा, उसमें क्या होगा, संभाषण कौशलम वर्धयन्ति वर्धयिष्यन्ति स्वस्य सृजनात्मकता वर्धापयिष्यन्ति, अच्छा कुछ गलती हो गई है, हाँ, स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, और उसके बाद लेखन शुद्धता प्राप्स्यति। हाँ, तो विराम आदि चिन्ह, विराम आदि चिन्ह में कुशलता हासिल करना, में कुशलता हासिल करना। अब जब ये हासिल हो जाता है मेरे दोस्त, तो कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर आधा गरम है, कहाँ पे दो गरम है, दो गराम है, तो कहाँ पर आपको ये बिंदु लगाना है, ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाता है तो आपके लेखन कौशल में शुद्धता आ जाती है। किसमें शुद्धता आ जाती है, तो आपके लेखन कौशल में शुद्धता आ जाती है। राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। लीजिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11 और आपके सामने। यदि कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइएगा। लीजिए, भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्था भवति। रचनावादी देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनावादस्य क्या है, रचनावाद क्या है, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा रचनावाद क्या है मेरे दोस्त। लीजिए, छात्रा प्रपंच विषय स्वीकीयम अध्ययनम ज्ञानस्य वस्तुनानां मात्रे प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति लेखनम। भाई और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे अनुभव, मेरा जहाँ तक का अनुभव है, मेरा जहाँ तक का जो मेरे पास ज्ञान है मेरा, वो कहता है कि इसका जो पहला ही प्रश्न है और पहला विकल्प है वही सही हो गया, वही सही हो गया। तो तीनों विकल्प पर चर्चा करना व्यर्थ हो गया। इस पर चर्चा करने का मतलब है कि आपका समय व्यर्थ करना, व्यतीत करना, क्लास में समय ज्यादा लगा देना, बस यही बात हो जाएगी। क्योंकि पहला वाला ही सही है। इसका मतलब क्या है कि जो छात्र है
जो छात्र हैं स्वकीय अध्ययन, अपने से अध्ययन करके अपनी मातृभाषा में अपने अनुभव द्वारा वह अपने मंतव्यों द्वारा नए विचारों को प्रकट करेगा, लिखेगा। अपने विचारों को प्रकट करना, छात्र जब अपने विचार प्रकट करेगा तो वह रचनावादी कौशल होगा। ठीक है, रचनावादी कौशल होगा। वह अपने मन से अपने मंतव्यों को व्यक्त करेगा, अपने शब्दों में व्यक्त करेगा तो रचनावादी कहलाएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप अपने मन से अपने बारे में लिखिए या मेरे बारे में लिखिए या आपके किसी चीज पर निबंध लिखिए, भारत के विकास पर निबंध लिखिए, कंप्यूटर पर निबंध लिखिए, तो ये आपका रचनात्मक विकास होगा। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? खुले अंत वाले प्रश्न, जो कि सबसे लाभदायक होता है। बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, उसमें ये होता है कि सीधे सीधे आपको एक उत्तर देना होता है। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो उसमें आपको मनुष्य लिखना है बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। और आपको कह दिया जाए मनुष्य पर निबंध लिखिए, ये आपका खुले अंत वाला प्रश्न है, रचनावादी प्रश्न है। ठीक है, तो वह किसमें दर्शाया गया है? वह ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 ये रहा आपके सामने। और क्या है? निम्नलिखेषु कथमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासस्य समस्या नास्ति इति सूचयति। प्रादेशिक भाषा समस्या नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से क्या करता है? आपको दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा दर्शाता है कि जिसमें आपको क्या हो रहा है कि प्रादेशिक भाषा आपके लिए समस्या नहीं है, प्रादेशिक भाषा आपके लिए कोई समस्या नहीं हो सकती है। ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन बता रहा है? जल्द से जल्द इसको बताइएगा मेरे दोस्त। चलिए, मैंने त्रिभाषा सूत्र बताया है आपको। त्रिभाषा सूत्र में बहुभाषी होते हैं, बहुमुखी विकास होता है। मातृभाषा के साथ और भाषाएं, जो अन्य 2 भाषाएं हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, वो कोई समस्या नहीं है। जल्दी से बताइए, समय आपके पास बहुत कम बचा है, 1 महीने का समय है। 1 महीने में आप जो करना हो कर लीजिए। पेपर कहता है ना, लोग कहते हैं ना, जो करना हो कर लीजिए। हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम करके रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो आप भी कह दीजिए ना लोगों से कि हम सीटेट की परीक्षा पास करके रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। यशवंत सर के साथ जुड़े रहेंगे, पूर्वांचल करियर के साथ जुड़े रहेंगे, निःशुल्क आपको हम पास करके ही दिखाएंगे। क्यों? मजा आएगा ना? ऐसा निर्णय ले लीजिए, आपको गारंटी के साथ आप पास हो जाओ। आधा तो वैसे ही पेपर भाग जाएगा डर के मारे, आपका हल हो जाएगा, डर के मारे हल हो जाएगा कि यार इतना अनुभव, इतना इंसान इतना परिश्रमी है, इतना इसके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो ऐसे तो यही तो बात होती है। चलिए, बोधने अस्पष्टता, सीधी सीधी बात है, नकारात्मक को काट दीजिए, अस्पष्टता कट गया। अनुवाद विषयक समस्या कट गया। उसने बोला है कि समस्या नास्ति, और ये समस्या दिखा रहे हैं। सुविधा नाम अभाव कट गया। बचा क्या? अस्मिन विषय जना नाम परिचय अभाव। इस विषय में जो होता है ना परिचर्चा में अभाव, परिचय में थोड़ा सा अभाव, तो लोगों के परिचय में थोड़ा सा अभाव होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? बाद में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे सीख जाते हैं जब उसके संपर्क में आते। चलिए, प्रश्न अगला 12 के बाद 13, भाषा अर्जन सामर्थ्यम नामा। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नामा यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सहजता से बच्चे के अंदर या स्वतः ही फिट होता है, फिक्स होता है। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड नामक ग्रंथ से पहले से ही सुसज्जित होकर वह जन्म लेता है।
ठीक है। तो आइए इसमें से कौन सा है, तो साहजिक जहाँ पे हो, वातावरणिक जहाँ पे हो, जहाँ पे दिखाया गया हो वही सही हो जाएगा। मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एक प्रक्रिया। तो ये देखिए सहज भाषा की प्रक्रिया है कौन, भाषा अर्जन समर्थन, समर्थ, भाषा अर्जन सामर्थ्य यानी कि शक्ति। तो ये किसने बताया, लैड नामक ग्रंथि किसने बताया है, ये आप बताइएगा। और लैड का फुल फॉर्म बता दीजिएगा मेरे दोस्त। मैंने तो एक बार इसमें रिपीट भी कर दिया है, इसके दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है, भाषा अध्ययन अर्थम एक प्रक्रिया अस्ति। यह एक सहजिक प्रक्रिया है, या क्या है, एक सहजिक प्रक्रिया है, ठीक है, सहजिक प्रक्रिया है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 खत्म, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 के बाद 15, 2 ही प्रश्न बचे हैं, जल्दी से अर्थ लगा दीजिएगा, लैड का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप अपनी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ कोताही कर रहे हैं, ठीक है। भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशल शिक्षयतु शक्नोति, लेखन कौशल शिक्षा की बात कर रहा है इसमें, तो जरा बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा इसमें। स्वशब्द, अच्छा एक मिनट लीजिए, पहला ही वाला सही हो गया, बाकी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। ज्ञानवर्धक विचाराणाम सहायेन स्वशब्द मातृभाषा लिखितुम अक्त्वा। बच्चा ज्ञानवर्धक जो शब्द हैं और उनमें अपने विचारों को स्वशब्द अपने शब्दों में क्या करे बेचारा, लिखे, मातृभाषा अपने मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में उनको क्या करे, लिखने की बात कर रहा है। तो लेखन कौशल की जो सबसे अच्छी बात हो गई वह यह हो गई जब वह अपने विचारों को, अपने शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखेगा। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक शब्दों के द्वारा, देखिए ज्ञानवर्धक विचाराणाम, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से, विचारों की सहायता से वह क्या करेगा, स्वशब्द मातृभाषायाम लिखितुम हुआ। तो यही सबसे राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। आपको अब तो समझ में ही आने लगा होगा कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये देखिए क्लिष्टानाम प्रश्नानाम पृच्छति, यानी कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ है, पाठ्यमान के पाठ के संदर्भ में क्या कर रहा है बच्चा, क्लिष्टमान, क्लिष्टमान का मतलब क्या हुआ, जटिल जटिल शब्द, जो जटिल प्रश्न है उन्हीं को पूछता है, जटिल प्रश्न, कठिन प्रश्नों को ही पूछता है। तो इसमें कौन सा सही है जरा बता दीजिएगा। तो आपके सामने छात्रांतर्जित्वा अनुशासिता भवतीं सूचना क्रियते, सज्जां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते, सर्वमपि प्रश्नानां विलिख्य अनंतर दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। तो इसमें से ये वाला पुस्तक पठन, शंका हटा दीजिए, शंका इसमें भी हटा दीजिए, विलिख्य हटा दीजिए, बचा आपका राइट आंसर कौन सा, छात्रांतर्जित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। और आज का जो आपका प्रश्न की संख्या थी वह भी समाप्त हो गया। प्रश्न 15 आपके सामने मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ। शिक्षण का ये 15 प्रश्न, मजेदार प्रश्न, आपके लिए एकदम बेहतरीन प्रश्न। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।